नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 का पार्ट 5 कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले यदि आपने इस चैप्टर की पार्ट 1 से सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर पार्ट 1 से सारी वीडियोस देख ली हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए जान लेते हैं हम इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे पादप में जंतुओं में अंतर। अगर आपके पेपर में ये प्रश्न आ जाए कि पादप और जंतुओं में अंतर बताइए तो आपको टेबल बना के करनी है। तो शुरू करते हैं। तो आपको इस प्रकार की एक टेबल बनानी है। इसमें अंतर यहाँ लिखना है और पादप का जो लिखना है यहाँ पर लिखना है और जंतुओं का यहाँ पर लिखना है। तो पहला अंतर है वृद्धि। पादपों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि मृत्यु से काफी समय पहले ही अवरुद्ध हो जाती है। पादपों में वृद्धि का जो ग्राफ होता है वो देखिए कैसे होता है। जो नवोद्भिद होते हैं उनमें धीरे धीरे वृद्धि होती है, जबकि जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनमें वृद्धि दर बढ़ जाती है और फिर अंत में फिर सामान्य हो जाती है। जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। जंतुओं में जो शुरू में होता है छोटे बच्चों में वृद्धि दर काफी तेज होती है, फिर जैसे ही वो वयस्क होते हैं तो उनमें वृद्धि दर थोड़ी कम हो जाती है और फिर अंत में सामान्य बिल्कुल जीरो हो जाती है। ये जंतुओं में वृद्धि है और ये पादपों में वृद्धि है। पादपों में वृद्धि जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तब तक होती है, और जबकि मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। मनुष्यों में काफी समय पहले ही अवरुद्ध हो जाती है। पादपों की वृद्धि को स्थानीयकृत वृद्धि कहते हैं, जबकि जंतुओं की वृद्धि को विसरित वृद्धि कहते हैं। अब बात करते हैं पादपों में वृद्धि किस प्रकार से होती है और जंतुओं में वृद्धि किस प्रकार से होती है। पादपों में वृद्धि एक तो लंबाई में होती है, एक उनकी मोटाई में वृद्धि होती है, जबकि जंतुओं में समस्त भागों में वृद्धि होती है एक साथ। अब बात करते हैं कि पादपों में लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है और मोटाई में वृद्धि किसके कारण होती है। लंबाई में वृद्धि शीर्ष विभजोतक के कारण होती है, जबकि मोटाई में वृद्धि पार्श्वीय विभजोतक के कारण होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है गति। पादपों में किसी प्रकार की गति नहीं होती है। पादप जो होते हैं वो मूल द्वारा मतलब जड़ द्वारा एक जगह स्थानबद्ध रहते हैं। इस कारण उनमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है, जबकि जंतु भोजन, आवास व अनुकूल परिस्थिति के लिए चलन गति प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई गति में अंतर। थर्ड है प्रकाश संश्लेषण। पादपों में हरित लवक पाया जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं, हरित लवक पाया जाता है तो इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती है और ना ही ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस कारण ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। इस कारण इन्हें जंतुओं को विषमपोषी कहते हैं।
मतलब दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि पादपों को स्वयं पोषी कहते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला है खनिज लवण। पादप होते हैं वो जड़ द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, और वो भी जल के साथ घुलित अवस्था में करते हैं। खनिज लवणों का अवशोषण किस प्रकार करते हैं? जल प्लस खनिज लवण घुलित अवस्था में करते हैं। जबकि जंतुओं में खनिज लवणों का अवशोषण मुख द्वारा होता है, वो भी ठोस या तरल के रूप में। नेक्स्ट अंतर है उत्सर्जन तंत्र। पादपों में कोई विशिष्ट उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। अनुपस्थित होता है, जबकि जंतुओं में विशेष प्रकार के उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन यूरिया या अमोनिया या यूरिक अम्ल के रूप में होता है, जबकि पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है? गोंद, रेजिन, टेनिन, लेटेक्स आदि स्त्रावित करके या छाल हटाकर या फिर पत्तियों को गिराकर। इस प्रकार पादपों में उत्सर्जन होता है, और जंतुओं में उत्सर्जन यूरिया, अमोनिया या यूरिक अम्ल के द्वारा और विशेष उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो अंतर है वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब आपको बता दें कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतुओं में तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। पादपों में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतुओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये जो होता है सेंट्रोसोम, वो तारे की आकृति के समान होता है। तारे की आकृति के समान केंद्रक के पास होता है। जो कोशिका विभाजन होता है, जैसे ये केंद्रक है, इसमें कोशिका विभाजन होता है, तो जो ध्रुवों से तर्कु तंतु निकलते हैं और केंद्र गुणसूत्रों का विभाजन होता है, तो ये तर्कु तंतु जो होते हैं वो सेंट्रोसोम से ही बने होते हैं। तो सेंट्रोसोम कोशिकाओं में केंद्र के पास तारे के समान आकृति का होता है, और जो सेंट्रोसोम होता है वो कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु बनाता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। अब हम जान लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम होता है पाचक एंजाइम से भरी हुई थैली। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पाचक रस भरे होते हैं, और जब ये कोशिका का विभाजन होता है, मतलब कोशिका नष्ट हो जाती है, तो ये पाचक एंजाइम कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है अंग तंत्र। 9वां जो अंतर है वो है अंग तंत्र। पादपों में कोई विशिष्ट अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। अंग तंत्र
नहीं पाए जाते हैं। जबकि जंतुओं में विशिष्ट प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं, जो पहले तो कोशिका होती है, कोशिका से उत्तक मिलकर उत्तक बने होते हैं। उत्तक जो होते हैं वो अंग का निर्माण करते हैं और अंग आगे चलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जंतुओं में अंग तंत्र, विशिष्ट अंग तंत्र पाए जाते हैं, जबकि पादपों में कोई विशिष्ट अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो पादप शरीर होता है वो जड़, तना व पत्ती में विभाजित होता है। नेक्स्ट और लास्ट अंतर है जनन। अब जान लेते हैं हम जनन के बारे में। जो नेक्स्ट और लास्ट अंतर है वो है जनन। पादपों में जनन अलैंगिक, लैंगिक और कायिक जनन होता है, जबकि जंतुओं में सिर्फ लैंगिक जनन होता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो?